सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में जीएस पेपर 2 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है बुनियादी संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहता है और बीपीएससी का ये कहीं ना कहीं एक फेवरेट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन लगातार ये बीपीएससी पूछता है। तो ये टॉपिक का क्या मीनिंग है, ये क्यों चर्चा में रहता है, इसको हम लोग देखेंगे। बाकी इस कॉन्सेप्ट का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारे देश में 1970 के बाद में, जो कुछ जजमेंट है इसके रिगार्डिंग, जैसे केशवानंद भारती मामला है या और भी जो मामला, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ इस बेसिक स्ट्रक्चर को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया है, किस किस की टर्म को इसमें लिया, उसको भी देखेंगे। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि ये अगर कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में अगर नया ऐड हुआ है तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है इस कॉन्सेप्ट का, उसको भी। साथ ही साथ आखिर इसका आलोचना क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो किसी भी चीज़ का वो पूछता आलोचना कीजिए, तो जब भी आपके पास आलोचना के भी 3-4 बिंदु होने चाहिए जो आप एग्जाम में बहुत जल्दी उसको लिख पाएँ। क्योंकि अब तो शॉर्ट आंसर में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी तो पहले बीपीएससी पूछा तो आपके पास कम से कम हर एक टॉपिक का, पॉलिटी का जो भी है, उसका कम से कम 5 या 6 आप निगेटिव पॉइंट भी सोच के अभी से रखें कि एग्जाम हॉल में आपको अधिक सोचने की आवश्यकता ना पड़े। वो भी हम लोग देखेंगे। बाकी आगे का रास्ता इसमें क्या हो, क्योंकि ये सब एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको अपने आंसर में वे टू फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपका अपना जो ना व्यू आपके आंसर में दिखना चाहिए, जिससे आपको हाफ या 1 मार्क्स को एक्स्ट्रा फायदा हो सके। और निष्कर्ष क्या लिखा है, और इसमें कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन हम अभ्यास या प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग को क्वेश्चन देंगे, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ तक इसके पीडीएफ का सवाल रहा, तो पीडीएफ हमारे आईएएस फिटनेस चैनल्स पे मैं ऑलरेडी पहले ही टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ। आप, मैं इसको पिन कर दूंगा आज, उसको आप एक बार जाके पीडीएफ देख लीजिएगा। इसको लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर में बहुत कम टाइम आपका लगेगा, लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी आपको पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। और भी कई सारे जो पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जैसे कि अभी यूसीसी का है या कास्ट सेंसस है या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, आरक्षण का मामला है या महिला आरक्षण का मामला है, कई सारे ऐसे और भी कई सारे इशू हैं। उसको हम जैसे हमको टाइम मिलेगा मैं लेक्चर लेके आप लोग को बता दूंगा, ठीक ना। तो आइए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। देखिए ये चर्चा में क्यों रहा था, आज से कुछ दिन पहले ही जो है ना, हालांकि ये क्वेश्चन 68 बीपीएससी मेंस में ऑलरेडी पूछ चुका है, सेम टू सेम। अगर आप 68 बीपीएससी मेंस का पेपर देखिएगा तो वहाँ पे यही लाइन लेके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह खबरों में क्यों था उस समय। तो यह सिद्धांत हाल ही में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा इसकी सार्वजनिक आलोचना के कारण चर्चा में है, जिन्होंने इस सिद्धांत की वैधता और संसदीय संप्रभुता पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी असहमति व्यक्त की जिसने राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग और जो 15 में जो हुआ था, जो 99 संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करना था। उनकी टिप्पणी ने संवैधानिक संशोधन की समीक्षा और जो शक्तियों के पृथक्करण तथा न्यायिक पालिका की भूमिका पे कहीं ना कहीं नई बहस छिड़ गई है। तो ये इसलिए काफ़ी चर्चा में। बाकी और भी सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट के जरिए भी ये टॉपिक कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। और हिंदी इंग्लिश दोनों का पीडीएफ मैं इसका शेयर कर दिया, हालांकि मैं लेक्चर तो हिंदी में ले रहा हूँ, बाकी जिनका इंग्लिश मीडियम है जाके टेलीग्राम चैनल पे आप इंग्लिश मीडियम के भी पीडीएफ को आप वहाँ पर डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये क्यों चर्चा में रहा है मोटा मोटी है। बाकी और भी कई सारे इशू से ये कहीं ना कहीं चर्चा में ही रहता है। तो अब हम आते हैं कि आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। जब भी कभी आप एग्जाम में लिखें तो एक बेसिक सा एक परिभाषा या डिफिनेशन दें कि मूल संरचना का सिद्धांत एक कहीं ना कहीं कानूनी प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट है जो यह बताता है कि भारत के संविधान में कुछ ऐसे आवश्यक, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या विशेषता है जिन्हें पार्लियामेंट संशोधन के द्वारा भी हटा नहीं सकता या उसको बदला नहीं जा सकता है। इससे 1960 और 70 के दशक में संवैधानिक मामले की एक लंबी श्रृंखला में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित किया गया था और औपचारिक रूप से केशवानंद भारती के ऐतिहासिक मामले में इसका अच्छे से डिफाइन भी किया गया। मतलब इसको बताया गया हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर का हमारे समाज में ये हिस्सा है। तो अब देखिए जब भी कभी आप ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो या तो करंट में भी इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं और जो क्या इसका एक बेसिक जो परिभाषा है आप इसको एग्जाम में जरूर लिखेंगे। ये काफ़ी अच्छा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको पॉलिटी में एक अच्छा मार्क्स मिलने का चांस होगा। कई सारे कॉल में से जाता है कि पॉलिटी में अच्छा मार्क्स गेन नहीं होता है।
पॉलिटी में अच्छा मार्क्स गेन नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने आंसर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं पुट करना, या पार्लियामेंट हाल ही में जो संशोधन किया उस चीज़ को नहीं लिखना। जब तक आप पॉलिटी के सेक्शन में करंट का कोई डेटा या फैक्ट या कुछ भी नहीं लिखेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा। नंबर लेने के लिए ऐसे सब चीज़ों का आपको यूज करना पड़ेगा। अब आइए कि आखिर इसका जो ना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। देखिए, आज़ादी के अगर पहले की हम बात करते हैं तो उस समय चूँकि ब्रिटिश का कानून था, वो जो भी एक अधिनियम बना देता था उसके जरिए ही कानून को लागू कर देता है, उस पर कोई न्यायपालिका ऐसा कोई बड़ा बॉन्डेफन उस समय नहीं था। बट जब आज़ाद भारत हो गया, जब भारत आज़ाद हो गया, इसमें देखिए क्या हुआ। आज़ादी के बाद संविधान सभा ने अपना एक संविधान बनाया। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को आर्टिकल 368 में अच्छे से रखा गया। और स्टार्टिंग में चूंकि हमारा देश आज़ाद था, कई सामाजिक और आर्थिक लेवल पर सरकार को काम करना था, जैसे कि आपका अनुसूचित 9 जोड़ा गया, भूमि सुधार किया गया। उसमें चूंकि मतलब कि संपत्ति का अधिकार उसमें मौलिक अधिकार था, तो चूँकि उस समय हमको देश को विकास करना था, इसलिए आपको देखेंगे कई सारे ऐसे भी संशोधन हुए जो कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को प्रभावित तो कर रहा था, लेकिन चूँकि देश के विकास के लिए वो अति आवश्यक था, इसलिए स्टार्टिंग सुप्रीम कोर्ट उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए आप देखेंगे कि शंकरी प्रसाद मामला हो या फज्जन सिंह हो या AK गोपालन विवाद में जो भी है, इसमें शुरुआती मामले में बिना किसी सीमा के संविधान में संशोधन करने की संसद की पूर्ण शक्ति को बरकरार रखा, उसमें किसी तरह कोई चेंजेस नहीं किया। सिंपल ये कहा कि संसद जो है आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे जाके गोलकनाथ केस में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव लाया। इस केस में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने एक संकीर्ण बहुमत में माना कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति की पहुंच से, मतलब आप इसमें ये सिंपल इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं इसमें था कि कुछ भी संशोधन नहीं किया जा सकता। और फाइनली जब 1970 के दशक में आपको पता है जब इंदिरा गांधी सरकार थी, तो उस समय एक बहुत बड़ा केस आया, उसका नाम था केशवानंद भारती मामला 1973 में। यह मामला बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। स्वामी विवेकानंद भारती ने केवल भूमि सुधार अधिनियम को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। मामले की सुनवाई के लिए 13 जज का एक बेंच बैठा था। बहुमत का मानना था कि हालांकि संसद के पास संविधान में संशोधन की शक्ति है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर या आवश्यक विशेषताओं को नहीं बदल सकती। अदालत ने एक 7-6 के बहुमत से एक बुनियादी संरचना का सिद्धांत स्थापित किया और एक कहीं ना कहीं संसद की जो आपका संशोधन करने की जो शक्ति है उसको कम करने का प्रयास किया। और निर्णय ने मूल संरचना का गठन करने वाली विस्तृत सूची भी प्रदान नहीं की। सुप्रीम कोर्ट एक सेफ जोन में जाते हुए ये भी कहा कि हम सारे क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा वो समय के साथ आगे हम करेंगे, भविष्य के मामले में करेंगे, ठीक ना कहीं एक संसद के संशोधन करने की शक्ति पर कहीं ना कहीं एक अंकुश यहाँ पे आपको लगता हुआ दिखाई दिया। और एक नया कॉन्सेप्ट आया हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का। जब भी कभी आप आंसर लिखें ऐसे प्रश्नों का, तो एक थोड़ा सा विकास कैसे हुआ, किस किस जजमेंट में कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ, ये जब आप जिक्र करेंगे ना टू द पॉइंट या फ्लो चार्ट डायग्राम में, तो आपको बेहतर मार्क्स मिलने का गुंजाइश होगा। और बात के कई सारे मामले में कुछ मामले आपको याद रखें। और देखिए, जब भी कभी आप पॉलिटी का आंसर लिखें तो मेरे ख्याल से 20-25 ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक, ऐसे बोलता हूँ, ये पॉलिटी के टॉपिक को आप ऐड कर सकते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, DPSP हो, या आपका राष्ट्रपति का कोई आंसर लिखता है, राज्यपाल का कोई आंसर लिखते हो, या इलेक्शन का कोई आंसर लिखते हो, तो आप उस जजमेंट को प्लीज इकट्ठा करके रख लें, आप उसको आंसर में पुट करें बेहतर मार्क्स के लिए। फिर 52 मामला 1981 में वही इसको बरकरार रखा। और इसमें ये कहा था प्रस्तावना भी मूल संरचना का एक हिस्सा था, उसके जो भी की टर्म है, समय के साथ कैसे विकास हुआ और आगे जैसे कि इसमें कानून का शासन आ गया, संघवाद आ गया, शक्ति का पृथक्करण और भी कई फाइट जो डेमोक्रेसी जो है ना कहीं मूल संरचना के हिस्से में शामिल आया, ठीक ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे
जो है इसमें क्या क्या मेनली की एलिमेंट अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकल के सामने आया है। पहला एक तो है न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्रता। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अगर कोई कानून पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगी, बैलेंस करेगी और उसको न्यायिक समीक्षा करेगी। अगर न्यायिक समीक्षा में अगर गलत पाया गया तो उस कानून को, उस एक्ट को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया जाएगा। जैसा कि 99 संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से आपका क्या किया, खारिज कर दिया। ये कहीं ना कहीं सत्ता के संभावित दुरुपयोग जो होता है उसके खिलाफ है। मतलब उसके लिए जरूर, मतलब अगर सत्ता को गलत उपयोग ना कर पाए संविधान का या हमारे देश के चीज़ों का, तो इसके लिए मतलब ये न्यायिक समीक्षा इसमें की जा सकती है। संघवाद, क्योंकि आपको पता है फेडरल जो कॉन्सेप्ट हमारे देश का है, केंद्र राज्य जो है शासन व्यवस्था है और शक्तियों का बंटवारा है, ये भी कहीं ना कहीं एक हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। दूसरा सेकुलर धर्मनिरपेक्षता, भी हाल ही में जो है ना एक याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में की गई थी जिसमें प्रस्तावना के धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को बदलने का बात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया। तो धर्मनिरपेक्षता कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद हमारे देश के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे बातों को भी एग्जाम में अगर लिखेंगे एक बेहतर मार्क्स की ओर जाएंगे। संप्रभुता का आप जिक्र कर सकते हैं, समानता की बेसिक का हिस्सा है, इस आप की टर्म है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, स्वतंत्र और निष्पक्ष फ्री एंड फेयर चुनाव भी विशेष का हिस्सा है। उपचार संविधान उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 भी है, ठीक ना। मानवीय गरिमा जीने का अधिकार भी कहीं ना कहीं आपका बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अल्पसंख्यक अधिकार और भी कई चीज़ें जो है इसमें जोड़ा गया। तो आप इसमें अगर एग्जाम में लिखेंगे तो सिंपल ये लिख देंगे कि एलिमेंट या की टर्म, ऐसे करके बना दें 1 2 3 4 5 6 भी अगर लिख देंगे ना ये पन, तो इसमें आपका काम हो जाएगा। अब ठीक है, ये तो डिफाइन हो रहा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या। देखिए पहला इम्पोर्टेंस तो यही है, जो संविधान सभा ने जिस उद्देश्य, जिस सपनों के साथ संविधान को बनाया था, तो वो कहीं ना कहीं इससे पूरा हो रहा है। देखिए कुछ भी अगर आप संशोधन कर देंगे तो मूल संविधान का फिर मतलब क्या रहेगा। हाँ ठीक है, आर्टिकल 360 आपको बहुत कुछ संशोधन की शक्ति देती, लेकिन वो संशोधन क्यों करना जो देश की मूल भावना के खिलाफ हो। तो कहीं ना कहीं संविधान का संरक्षण होता है, ठीक ना। यह राजनीतिक बहुमत द्वारा मनमाने परिवर्तन से संविधान में निहित मूल सिद्धांतों की रक्षा करता है, स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, शक्तियों के संतुलन को बनाए रखता है। अगर मान लीजिए कि आर्टिकल 368 के जरिए तब तो संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है ना, तो क्योंकि हमारे यहाँ तो सेपरेशन ऑफ पावर भी है। तो कहने का मतलब है कि हर एक बॉडी एक सही ढंग से काम करे, कोई अतिरिक्त काम नहीं करे, उसके लिए भी ये जो है ना इम्पोर्टेंस ये रखता है। और कानून का शासन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम जो है व्याख्याता है संविधान का, तो कानून का शासन और होना चाहिए। संसद सत्ता अपना दुरुपयोग ना कर पाए, संविधान का भी और देश के लोगों का भी, तो इसके लिए भी चीज़ जरूरत है। आप ऐसे करके 3-4 इंपॉर्टेंस इसमें अगर लिख देंगे तो आपका आंसर एक बेहतर की ओर जाएगा। अब ठीक है, इसमें कुछ आलोचना भी की जाती है। तो देखिए अब कभी कभी संसद को, चूँकि संसद जो होती है उसमें सत्ता के लोग होते हैं, पावर वाले लोग होते हैं, उनको देश के लिए सामाजिक आर्थिक विकास करना था। कभी कभी जब वो कानून बनाती है तो वो डरती है कि कहीं इसको सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना के खारिज ना कर दे, जैसा कि 99 जो संविधान संशोधन में देखा गया। तो कहीं ना कहीं एक न्यायिक अतिरेक है। आलोचकों का तर्क है कि न्यायपालिका मूल संरचना की सीमाओं का निर्धारण करके अपनी भूमिका से आगे निकल गई है और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करे, और यहीं से न्यायिक सक्रियता का भी कॉन्सेप्ट आता है। और इस टॉपिक को आप उससे भी जोड़ सकते हैं, हालांकि इस टॉपिक में अलग से लूँगा। बाकी इसमें अस्पष्टता का अभाव है। सुप्रीम कोर्ट कई सारे जजमेंट में अलग अलग टर्म को ना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करता है और इससे कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता पैदा होती है और संसदीय संप्रभुता का कहीं ना कहीं क्षरण होता है। क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि संसद संप्रभु है गैर संप्रभु, तो आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कल क्या किस चीज़ को बेसिक का हिस्सा घोषित कर दे, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्चता को कहीं ना कहीं एक धक्का पहुँचता है और सुप्रीम कोर्ट संसद यहाँ पे कमज़ोर होती है। तो ये आपका जो है ना आलोचना के 3-4 पॉइंट आप अगर आपके आंसर में आ जाता है तो
तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होना चाहिए आगे की रास्ता, देखिए इसमें यही होना चाहिए कि एक स्पष्ट दिशा निर्देश कि हाँ भाई ये की टर्म है, ये एलिमेंट है, इसमें आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करना चाहिए। और एक संतुलित दृष्टिकोण, अदालतों को हम संयम बरतना चाहिए, क्योंकि आपको देखिए विधायिका के पास भी काम है, एग्जीक्यूटिव के पास भी काम है। अगर ये बॉडी अपना सही ढंग से काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि नहीं एक संयम बरतने चाहिए और सिद्धांत को कायम रखते हुए विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण करने से बचना चाहिए। आप एक एज ए स्टूडेंट यही लिख सकते हैं, बचना चाहिए, करना चाहिए ऐसा, ठीक ना। और कहीं ना कहीं सार्वजनिक प्रवचन, बुनियादी ढांचे के बारे में सार्वजनिक वचन में शामिल होने से इसके महत्व की बेहतर समझ और स्वीकृति हो सकती है, मतलब पब्लिक डोमेन में बातों को आना चाहिए। ऐसा करके आप इस आगे की राह में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे की राह इसमें क्या करेंगे, मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान के बेसिक सिद्धांतों के लिए संभावित खतरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। यह संवैधानिक ढांचे की स्थिरता, निरंतरता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। हालांकि आलोचनाएं मौजूद है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों और कानून के शासन को बनाए रखने में सिद्धांत की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह इस सिद्धांत का प्रतीक है कि संविधान विकसित हो सकता है, लेकिन राष्ट्र की व्यापक भलाई के लिए इसकी आवश्यक पहचान सुरक्षित रहेगी। आप इस तरह से भी एक अंतिम निष्कर्ष की ओर जाएंगे तो बेहतर मार्क्स की गुंजाइश रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक में जो भी चीज़ें था, जितना इस टॉपिक में बीपीएससी मेंस के लिए चाहिए, मैं कोशिश किया आपके साथ डिस्कस करने का। अब बारी आया आंसर प्रैक्टिस का, तो क्या कर सकते हैं आप इसमें, देखिए सिंपल सी बात है, वही क्वेश्चन टॉपिक में बनाया गया जो कि मैं अभी आप समय डिस्कस किया था। देखिए पहला क्वेश्चन यही है कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के उद्देश्य क्या है, इसका इंपॉर्टेंस को समझाइए। इसके विकास, मुख्य घटकों या संसद और न्यायपालिका के बीच लोकतांत्रिक संतुलन कैसे बनाए रखता है, इसका कीजिए विवरण। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं, सब कुछ डिस्कस आपको कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है न्यायिक अतिरेक, संसदीय संप्रभुता संबंधित चिंताओं से बुनियादी संरचना के सिद्धांत की आलोचना का मूल्यांकन कीजिएगा। सुधार का सुझाव देते हुए इसके फायदे बताएं, इसके नुकसान पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। बुनियादी संरचना के महत्व को परिभाषित करें, प्रमुख तत्वों की सूची बनाइए। एग्जाम्पल सहित स्पष्ट करके ये तत्व भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो 3 क्वेश्चन है, कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आप लिख लेंगे तो आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे। बाकी आप इसको लिखिए, आगे आने वाले और भी कई सारे लेक्चर में इस तरह की चीज़ें मैं लेक्चर लूँगा। थोड़ा सा लेक्चर कम आता है टाइम की कमी वजह से, लेकिन हाँ कोशिश रहेगा कि मेरा मैथ्स के लिए बहुत सारे लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड किया जाए। बाकी अगर आप 70 बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आरफाइटिंग करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो ऑलरेडी बैच चल रहा है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।